वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के कुछ लघुत्तरीय प्रश्न देखे थे। उसके आगे के प्रश्न आज हम देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणी पद्धति की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, ब्राह्मणी गोत्र पद्धति में प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। पहला नियम है, विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र को मानना पड़ता था या माना जाता था। दूसरा है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ठीक है, ये दो इसके नियम थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी, उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है, सातवाहन राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वसिथी पुत्र पुलवामी। इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण होती थी, किंतु सातवाहन राजाओं में सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। इससे प्रतीत होता है कि यह वंश पितृवंशिक ही था। ठीक है, कैसे महत्वपूर्ण थी, तो इसका आंसर है, अपने नाम के आगे वो माता का नाम लगाते थे। ठीक है, लेकिन जो वंशज था वह पितृवंशिक ही था। अगला क्वेश्चन है, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, संस्कृत ग्रंथों में कुल का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता था। ठीक है, एक परिवार के लिए कुल का उपयोग किया जाता था। और जाति है, संस्कृत ग्रंथों में जाति शब्द का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। ठीक है, उसमें किसके लिए होता है, बांधवों के लिए जाति का उपयोग होता था और परिवार के लिए कुल का उपयोग होता था। यही उसका अंतर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों का समान रूप से अधिकार था, किंतु स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इस संपत्ति पर उसकी संतान विरासत के रूप में अधिकार रखती थी। इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, ये महिलाओं की संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में विवरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी। इसका आंसर है, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं, ठीक है, निम्न है या इस प्रकार से हैं। इसमें पहला देखते हैं, जाति प्रथा एवं ऊंच नीच का समाज में गहरा भेदभाव था। ठीक है, ये महाभारत कालीन है। जैसे जो कर्ण थे वो क्या थे, निम्न कुल के माने गए थे, तो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था वो निम्न प्रकार का था और भेदभाव किया जाता। दूसरा, छुआछूत समाज में विद्यमान थी। ठीक है, निचली जातियों को स्पर्श करना भी गलत माना जाता। तीसरा है, स्त्रियों की दशा निम्न थी, पिता की संपत्ति में उन्हें हिस्सा नहीं दिया जाता था। सती प्रथा का प्रचलन था, बहुविवाह प्रचलित थे। इसके अलावा नियोग प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। ठीक है, ये तीनों उस समय के समाज की समस्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति में भागीदारी से क्या अभिप्राय है। संपत्ति में भागीदार कौन कौन किस प्रकार होता था, वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, संपत्ति में भागीदार से अभिप्राय पैतृक जायदाद में माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति पर अधिकार से है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। ये हिस्सेदारी की स्थिति है और हिस्सेदारी से क्या अभिप्राय है, पैतृक जायदाद में हिस्सेदारी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चांडाल कौन थे, चीनी यात्रियों के अनुसार उनके विषय में क्या लिखा गया है। इसका ही अथवा का प्रश्न है, दोनों में से कोई सा भी आता है आंसर वही रहेगा। ठीक है, चीन से आए बौद्ध भिक्षुओं ने 5वीं शताब्दी में निम्न जातियों के लिए क्या नियम थे, वर्णन कीजिए। इसमें सिर्फ जो पहली लाइन रहेगी, चांडाल कौन थे, ये सेकेंड वाले आंसर में नहीं लिखना है, बाकी उन दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसका आंसर देखते हैं, शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वाले को चांडाल कहा जाता था। किनको कहा जाता था, चांडाल। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। ठीक है, ये लाइन सिर्फ पहले प्रश्न में आएगी, अथवा में नहीं आएगी। आगे देखते हैं, चीन से आए बौद्ध भिक्षु
फाशियन ने, जिसे हम फायान बोलते हैं, कहा है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग, जिसे हेवेनसांग कहा जाता है, कहते हैं कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा डबल से प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसमें क्या था, चीनी बौद्ध भिक्षुओं ने क्या कहा है, अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। और एक जो हेनसांग थे, उन्होंने क्या कहा है, वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, ये चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, जो अथवा का क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा ऊपर का क्वेश्चन है, चंडाल कौन थे, चीनी यात्रियों के अनुसार उनके विषय में क्या लिखा गया है। तो ये दोनों ही चीनी यात्री थे, इन्होंने जो कहा है वही बौद्ध भिक्षुओं का कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार केवल राजा क्षत्रिय हो सकते थे, यह बात सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं है, सिद्ध करने के लिए प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। इसमें क्षत्रिय बीच में मिसप्रिंट हो गया है ना, यह आप लिख लेना क्वेश्चन में। इसके अथवा में देख सकते हैं, क्या प्रारंभिक राज्यों में राजा केवल क्षत्रिय थे, चर्चा कीजिए। कुल मिलाकर प्रश्न में पूछा गया है कि क्षत्रिय राजा थे या नहीं थे, इसके लिए हमें प्रमाण प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसका आंसर हम देखते हैं, ब्राह्मणी शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश को क्षत्रिय बताया गया है, किंतु ब्राह्मणी शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। शुंग और कर्ण वंश, जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। सातवाहन शासक स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर वर्ण का व्यक्ति कर सकता था। ठीक है, ये हमारे क्या है, प्रमाण है कि दूसरे भी वंश के जो वर्ण के व्यक्ति थे वो भी राजा रहे हैं, सिर्फ क्षत्रिय ही राजा उस समय नहीं रहे हैं। ये सिर्फ आदर्श स्थिति थी जो ब्राह्मणी ग्रंथों में बताई गई थी, लेकिन हर वर्ण के व्यक्ति जो शक्तिशाली होते थे वो राज्य स्थापित कर लेते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की पितृवंशिकता व्यवस्था के आदर्श और विवाह के नियमों का वर्णन कीजिए। देखिए, इसका आंसर देखते हैं, महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने आदर्श को और सुदृढ़ किया, इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। ठीक है, किस आदर्श को, पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श को। उसके पहले से ही क्या थी, इस युद्ध के पितृवंशिक व्यवस्था चलती थी। पितृवंशिक व्यवस्था क्या होती है, पुत्र, उसके बाद पौत्र और उसके आगे फिर पुत्र, जो प्रपौत्र, जो क्या करते थे, उत्तराधिकारी होते थे। इस व्यवस्था को बोलते थे पितृवंशिक व्यवस्था। ठीक है, ये पहले से थी, लेकिन इस युद्ध के बाद यह और अधिक सुदृढ़ हो गई। तो ये क्या था, पितृवंशिक व्यवस्था का आदर्श। अब विवाह के नियम देखते हैं हम। विवाह के नियम उस समय देखते हैं, पहला है, गोत्र से बाहर स्त्रियों का विवाह कर देना अपेक्षित था। इस विवाह को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। दूसरा है कन्यादान, अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया था। तीसरा है, ब्राह्मणी ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृत किया गया था, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह को उत्तम माना गया है, तथा अन्य 4 विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेशाच विवाह को निंदनीय माना गया था। ठीक है, ये क्या थे उस समय के विवाह से संबंधित नियम। इसमें जो 4 विवाह हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, इनको उत्तम माना है। इसके अलावा बाकी शेष बचे गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच को निंदनीय माना गया था, खराब प्रकार के विवाह माने गए थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब क्या है, महिलाओं की स्थिति निम्न है या इस प्रकार से है। तो पहला देखते हैं, महिलाएं इस समय क्या थी उनकी स्थिति। तो पहला पॉइंट देखते हैं, महिलाओं को पैतृक जायदाद में माता पिता की मृत्यु के बाद हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। ठीक है, ये क्या है,
पहला पॉइंट महिलाओं के संदर्भ में। दूसरा देखते हैं, पितृवंशिकता का प्रचलन था जिसमें उत्तराधिकारी पुत्र को ही माना जाता था। इसमें पितृवंशिकता थी तो महिलाओं को उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। तीसरा देखते हैं, बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था जिसमें महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा निम्न थी। ये उस समय प्रथाएं प्रचलित थी। इस प्रकार महिलाएं क्या हो गई थी, हीन दशा में थी या निम्न दशा में थी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रारंभिक समाजों में लिंग भेद कितने महत्वपूर्ण थे। आंसर है, प्रारंभिक समाज पितृवंशिक समाज था जिसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार दिए गए थे, जिसके कारण निम्न है। पितृवंशिक समाज में पहला कारण है, पितृवंशिक समाज में पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता था। दूसरा है, मनुस्मृति के अनुसार पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था और उस पर सदैव पति का स्वामित्व रहता था। तीसरा पॉइंट देखते हैं, पैतृक जायदाद पर माता पिता की मृत्यु के पश्चात महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, तीनों पॉइंट देख लिए। लिंग भेद के इसमें सिर्फ हमें कारण बताने हैं कि किस प्रकार लिंग भेद किया जाता था। तो एक तो हमने देखा पितृवंशी की व्यवस्था थी जिसके कारण महिलाओं को निम्न मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दूसरा देखते हैं हम, संपत्ति में हिस्सेदारी के संदर्भ में भी उनकी निम्न स्थिति कही जाती थी और उनको हिस्सेदारी नहीं दिया जाता था पिता की संपत्ति से। तीसरा है, पति के अधीन महिलाओं को हमेशा रखा जाता था, मतलब पत्नी को भी एक संपत्ति रखा गया था जो पति के अधीन रहती थी। ठीक है, इस कारण उनकी क्या थी, हीन दशा थी और लिंग भेद बढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर है, आरंभिक समाज में जीविका वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और दान लेना था। क्षत्रियों का कार्य युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और दान दक्षिणा देना था। वैश्यों का कार्य कृषि, गोपालन, व्यापार और दान देना था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ठीक है, ये क्या था, उस समय का आर्थिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जिसमें चारों वर्णों की जीविका को बताया गया था कि कौन वर्ण क्या कार्य कर सकता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत की मुख्य कथा पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण करती है, प्रमाण सहित इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर बहुत सरल है। अब देखिए, महाभारत के मुख्य कथा दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। यह बंधुओं के दो दलों कौरव और पांडव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर शासन था। कौरवों की मां गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी। हठी दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी और वह युद्ध लड़ा और हार गया। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, विश्लेषण करती है, यह हमने प्रमाण दिया है। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।